हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलती हूँ जहाँ बच्चे बूढ़े सभी जाना चाहते हैं और जिसका नाम सुनते ही सब मस्ती में भर जाते हैं। जी हाँ, मैं गोवा यात्रा के बारे में बात कर रही हूँ। अभी 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के बीच मैं गोवा होके आई। तो एक खूबसूरत लम्हे पर सोचा गया कि हम सब बहनें एक ट्रिप करते हैं जिसमें हम ही सिर्फ जाएंगे। और पर चूँकि हम सब 60+ थे तो सोचा गया कि एक ऐसी जगह जाया जाए न जहाँ जाने के लिए बहुत भटकना ना पड़े, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर ना चलना पड़े। तो सोचा चलो गोवा चलें। वहाँ हम लोगों के लिए क्या है। हमारी थोड़ी सी कंजर्वेटिव बहन है, उन्होंने कहा, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ समंदर है जो बाहें फैलाए हम सबको बुला रहा है। हालांकि मैं जवानी में 2 बार गोवा हो आई थी अपने हमसफ़र और दोस्तों के साथ। अनुभव अच्छा ही रहा था। सही देखिए, गोवा में 2 तरीके का माहौल था जिस समय हम गए थे। या तो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया था क्योंकि वहाँ बीचेस बहुत है, या फिर कुछ एरिया ऐसे थे, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत शांत बीचेस थे। संयोग देखिए कि हमने 4 महीने पहले ही एयर टिकट कराया और हमें भोपाल से गोवा तक की सीधी फ़्लाइट भी मिल गई। पर दुर्योग देखिए कि बीच वाली दीदी के पति को डेंगू निकल आया तो वो नहीं जा पा रही थी और सब कुछ नॉन रिफंडेबल था, तो हमारा जाना ज़रूरी हो गया। तो भारी मन से हम तीनों चले। पहला सबक ये लिया कि कोशिश करें कि बुकिंग हमेशा रिफंडेबल करवाएं, क्योंकि कभी कभी हालात भी ऐसे बनते हैं और कई बार चीज़ें भी ऐसी पता चलती हैं कि आपको लगेगा कि इस बार की ट्रिप कैंसिल कर दी जाए। दूसरा, लोगों के कहने में आकर बहुत सारे लोगों से सलाहें लें, बातें करें, सबके रिव्यू पढ़ें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको किस स्थान पर ठहरना है। हमने ऐसे बहुत से लोगों से तो नहीं ली, पर हमें पता चला कि वाघा बीच के पास, क्योंकि इससे पहले हम जब अपने हम सफ़र के साथ गए थे तब हम ताज और लीला में ठहरे थे, तो हमें लगता था कि हम इतने बड़े होटलों में ठहरे तो हम बीच के किनारे, अगर उनके अपने प्राइवेट बीच थे, पर हमने बीच के किनारे की उस लाइफ का मज़ा नहीं लिया था जो कि वहाँ भीड़ भाड़ में आता है। उसका अलग एक आनंद था। तो इस बार हमने सोचा, तो किसी ने हमें वाघा बीच सजेस्ट किया, तो हम लोगों ने वाघा बीच के पास द पार्क नाम का होटल बुक किया। होटल की टैक्सी हमें लेने, होटल में एक्चुअली टैक्सी सुविधा नहीं थी, पर वो लोग उनके सामने ही एक टैक्सी का जो एजेंट थे जिन्होंने अपना खोल रखा था, उससे वो टाई करते थे, तो उन्होंने भिजवाई, जो कि काफ़ी कॉस्टली थी। केवल एयरपोर्ट से लाने के लिए उन्होंने हमें 2000 रुपीज़ लिए। अब इसके बाद वाघा बीच पर ठहरना हमारी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि हमारी उम्र के हिसाब से हमारी बहुत बड़ी भूल थी। वो हम बताते हैं कैसे। पर फिर भी गोवा की हवा में एक मस्ती थी, एक नशा था जो हम पर असर करने लगा था। लंच करने के बाद, क्योंकि हम लोग इतने थके थे कि हमें होटल में ही लंच करना था, और आप तो जानते ही हैं कि जब इस तरह से टूरिस्ट आना शुरू करते हैं, अक्टूबर से सीज़न शुरू हो जाता है, तो अनाप शनाप उसके लंच के बिल भी थे। तो हमने तय किया। तब दूसरा सबक हमें ये मिला कि हम ठहरे होटल में ज़रूर हैं, पर लंच डिनर वगैरह हमें बाहर करना चाहिए। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था ही। तो फिर शाम के समय हमने टैक्सी सेवा ली, वो भी उससे बात करके ली, तो उसने कहा हम छोड़ देंगे। पहले हमने ये तय किया कि उसको खड़ा करके रखेंगे, फिर हमें समझ में आ गया कि यहाँ तो बहुत बड़े बिल बनने वाले हैं, तो हमने उससे कहा आप हमें वाघा बीच पे छोड़ दीजिए और फिर हम घूम के हम दूसरी टैक्सी बुला लेंगे। उसने कहा नहीं मैडम। तब उसने हमसे कहा कि नहीं, आप फ़ोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। यानी इस तरह से हमने पूरे 4-5 घंटे की टैक्सी नहीं ली। और फिर हम वाघा बीच पहुँचे। वाघा बीच पहुँचते ही से हमारा दिल धक से रह गया। मुझे सालों पहले का वाघा बीच याद आया। तब भी हम लोगों ने सबसे आखिरी में वाघा बीच गए थे कि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, सब तरीके के लोग आते हैं और काफ़ी रश रहता है। पर क्राउड यूँ बदल जाएगा, ये मतलब हमने एकदम से सोचा नहीं था। पूरे बीच पर बहुत भीड़ थी। भीड़ होना कोई ख़राब बात नहीं है, गंदगी होना ख़राब बात है। और सबसे बुरी बात ये थी कि बीच पर गाय, बैल, सांड पूरे भरे हुए थे। मतलब लोग डर डर के चल रहे थे, क्योंकि वो दौड़ भी रहे थे और कुत्ते भी दौड़ रहे थे, और कोई व्यवस्था का वहाँ पर नामो निशान नहीं था। सब अपनी मर्ज़ी से म्यूज़िक चला रहे थे, सब ने अपने अपने होटल खोले हुए थे। पर जैसा आनंद हम लोगों की जनरेशन को आना चाहिए था, वैसा उतना आनंद
हम वहाँ महसूस नहीं कर पा रहे थे। इवन देन हम लोग वहाँ बैठे भी नहीं, बस हम लोगों ने एक राउंड मारा और हम वहाँ से निकल गए। फिर सबने कहा वाघा बीच का बाज़ार बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए। उस बाज़ार में हमने देखा काजू के, हमने रेट पता किए क्योंकि हमें सबों के लिए काजू ले जाने थे। तो हमने काफ़ी दुकानों पर रेट पता किए, वहाँ 500 kg ऐसा कुछ और 600, 700 उसकी रेंज भी होती है अकॉर्डिंग टू कि काजू को कैसे सेका जाता है उसके हिसाब से। वो हम लोगों ने, मैंने उन लोगों को मना कर दिया कि हम अभी नहीं लेंगे, लास्ट डे लेंगे, पहले सब जगह पता कर लेते हैं। हमने सोचा कि कुछ हम मालाएं, कुछ वहाँ के अच्छे कपड़े होते हैं, मतलब कपड़े हल्के फुल्के से, वो कान के कुछ, मतलब कोई भी ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, ये वहाँ से मैंने 20 साल पहले ख़रीदी थी और आज ऐसी वहाँ एक भी माला नहीं थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उन दुकानों पे जो ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलती। जैसे मैं अभी आपको, मैंने बनारस और फिर उसके बाद नैनीताल सब जगह की यात्रा करवाई, पर ऑल ओवर सब जगह एक ही सी चीज़ें मिलती। पहले कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए फ़ेमस होती थी, अब वैसा माहौल नहीं रहा। तो मेरा मन थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ। जैसे घास के बने हुए वहाँ पे बहुत अच्छे पर्स मिलते थे जो अब नहीं थे। वो पर्स ऑनलाइन भी मिल रहे हैं आपको, चलिए उसका कोई वो नहीं है, पर ये मतलब जो गोवा की स्पेशलिटी थी वो चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद बहुत गंदा खाना चारों तरफ मिल रहा था, बहुत ही गंदा खाना था, हाइजीन नहीं था। फिर भी हम लोगों ने एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढ के खाना खाया और हम थक चुके थे, तो वहाँ पर थाई वाला फुट मसाज था जो हम तीनों बहनों ने करवाया। 20 तारीख की सुबह हम लोगों ने सोचा कि मुझे डॉल्फिन का याद था। डॉल्फिन शोज़ तो नहीं होते, पर डॉल्फिन्स मतलब हमें समुद्र में देखने को मिलती हैं, उस एरिया में वो लोग ले जाते हैं। पिछली बार हम लोग अपना क्योंकि हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था और इस बार हम तीनों ही थे, तो हमने तय किया कि हम सबके कॉमन वाली बोट में जाकर घूमेंगे। तो हमने 500 रुपए का टिकट लगे और कॉमन वाली बोट में हम लोग बैठ गए और डॉल्फिन के लिए गए। जिस स्थान से हम गए वहाँ से हम थोड़ी दूर चले तो डॉल्फिन दिखना शुरू हो गई थी। मुश्किल से 4-5 ऐसे डॉल्फिन्स देखी। सब लोग खूब खुश हो ही रहे थे। खटाक से उन्होंने बोट घुमा ली और वापस ले आए। हम लोगों ने कहा भाई इतनी जल्दी हो गया? बोले हाँ बस इतना ही होता है, आपने डॉल्फिन देख ली ना, हो गया। मुझे मालूम है इस बात का आनंद वो लोग बहुत नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें इसलिए नहीं समझ में आया, वो लोग पहली बार गए थे। पर चूँकि मैं तीसरी बार गई थी, तो जो मैंने जिस तरीके से डॉल्फिन्स को, जिस तरीके से समुद्र के बीच में वो ले जाते हैं और डॉल्फिन खेलती हैं, इधर से उधर क्रॉस करती हैं, वो सब उन्हें देखने को नहीं मिला। चलिए, इसके बाद अब हम गए कैंडोलिम बीच। कैंडोलिम बीच जो है, जाते से हमारा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बीच था। वहाँ बहुत भीड़ भी नहीं थी, दुकानें थी, लेकिन वो ऐसा शांति प्रिय बीच था जहाँ बैठ के मैं अपनी कविता कह सकती थी, कविता लिख सकती थी। और मैंने एक कविता कही भी है जो शायद आपने यूट्यूब पर मेरी वहाँ से देखी होगी। और उस बीच पर हमको घूमने में, नहाने में बहुत आनंद आया, पर किसी भी जगह पर कपड़े बदलने का कोई स्थान नहीं था। पर सब अपने में मस्त थे, इसलिए इतना उस बात की परवाह नहीं हुई। भुट्टे, नारियल पानी जो कि आम आजकल सब जगह मिल गया, मुझे तो उस जगह पर थोड़ा सा, अभी मैं सिंगापुर भी होके आई हूँ, वैसा ही एहसास था, वैसा ही लग रहा था। ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं थी। फुकेट में भी इसी तरीके का माहौल था, बिल्कुल बीच था, वही नारियल पानी थे, वही कटे हुए तोतापरी आम के टुकड़े थे। पर फिर भी हमने कहा ना, हम आनंद लेने गए थे, तो हम लोगों ने वो सब खाया, मस्ती की, पानी में उछाले मारी, ये सब था। लहरें जो हैं बहुत तेज़ थीं और समुद्र का मतलब किनारा बहुत साफ़ था। इसके बाद हमने कहा कि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी, तो बोले आपको वहाँ कालंगुट ले चलते हैं, वहाँ पर सबसे अच्छा मार्केट है। कालंगुट में मार्केट में हम लोग घूम घूम के थक गए। सीपी, मोती और ये जो ज्वेलरी और एक से ही वही कपड़े, सब कुछ वही था जो पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। और तो हमने बहुत कुछ, तो कुछ भी नहीं लिया और वहाँ से हम अंजुना बीच गए। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि हमें किसी भी बीच पर अभी तक विदेशी नहीं मिले थे। हमने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा विदेशियों ने कोरोना के बाद आना कम कर दिया है। तो जब हम अंजुना बीच पहुँचे, वहाँ खूब विदेशी मिले, गलियों में घूमते हुए, और खूब अंदर गलियों में बहुत अच्छे मार्केट बने हुए थे वहाँ पर। वहाँ से हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस लिए, पर्स लिए, वहाँ थोड़ा अच्छा गोवा का सामान था।
और लेकिन वहाँ पर जो रेस्टोरेंट थे वो एक से एक आलीशान थे और मतलब देखने मतलब बहुत अच्छा था माहौल, और हर रेस्टोरेंट के आगे बीच था ही, तो सबको आनंद आ रहा था। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही घूम फिर के, हम पहले गलियों में घूम के हमने मार्केटिंग की, उसके बाद नीचे उतर के हम बीच पे गए। तो वहाँ जो भी हमको, क्योंकि हमारी दीदी थक गई थी, तो हमने वहाँ पर बैठने के लिए एक जगह तलाशी जहाँ पर ये रिलैक्सिंग चेयर लगी हुई थी। तो हमने बैठने का पूछा, उन्होंने कहा अगर आप कुछ खाने का ऑर्डर करेंगे तो हम आपको बैठने देंगे। तो उनको वहाँ बैठा कर हम समुद्र की तरफ जा ही रहे थे कि फिर गायों का, सांड का, कुत्तों का झुंड आया और दौड़ने लगा। तो हम लोग डर गए और हम लोग आके ऊपर वापस रेस्टोरेंट में चढ़ गए। वहाँ बैठ के हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया और उस बीच का भी हम कुछ मज़ा नहीं ले पाए, और वो भी बहुत भरा हुआ था। फिर हम होटल वापस आ गए। तीसरे दिन जो है हमने 3 बीचेस के प्रोग्राम बनाया। जो हमने, अब हम थोड़ा सा होशियार हो गए थे, तो हमने टैक्सी वाले से इस तरीके से बातचीत शुरू की कि पहले हम कहाँ कहाँ जाएंगे और किस तरीके से हम टैक्सी करेंगे। तो वहाँ एक अजीब सी बात है, जैसे मैंने 10 से 6 की टैक्सी की बात की, तो 10 से 6 बोलना यानी घंटे के हिसाब से होता है, पर वो दरअसल घंटे के हिसाब से आपसे बात नहीं कर रहे थे। 10 से 6 में उन्होंने 3000 रुपये बोला। जब वो हमें मॉर्जिम बीच, अश्विन बीच, आरामबोल बीच और मार्गरेट वगैरह घुमा के और खिला पिला के लाए, तो तब 6 बजने में 2 घंटे और कम थे, यानी 4 ही। हमने सोचा 2 घंटे का पैसा कम लेंगे, तो बोले नहीं, हम तो 25 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। तो हमने कहा लेकिन आपने तो 10 से 6 के घंटे की बात की थी। तो मतलब सबसे अव्यवस्था अगर कहीं थी, खाना तो सस्ता था बाहर, लेकिन सबसे अव्यवस्था थी टैक्सी की। आपको लोकल आप अगर होटल में फंस गए हैं तो आपको वहीं से टैक्सी लेनी पड़ेगी, और अगर आप मार्केट से वापस होटल की तरफ आ रहे हैं तब आपको सस्ते दामों में टैक्सी मिल जाएगी। ऑटो की बहुत तलाश की, ऑटो नहीं मिल रहे थे, ई रिक्शा भी नहीं मिल रहे थे। हाँ, 1-2 बस चल रही थी, पर वो हमारे बस की नहीं थी क्योंकि वो हमारे होटल तक नहीं जाती थी। तो ये हो गया। अब हमने साउथ गोवा के लिए टैक्सी तय की दूसरे दिन के लिए। सबने कहा साउथ गोवा तो जाना ही चाहिए, पर मैंने उस रात साउथ गोवा के लिए काफ़ी सर्च की। तो क्योंकि इन लोग के चलने के हिसाब से मुझे तय करना था, तो मुझे चर्च, टेम्पल और एक स्पाइस गार्डन समझ में आया और एक आध बीच। तो पर हमने चलने से पहले हम फिर से उस वाले अपने कैंडोलिम बीच पे गए। हमने कहा कुछ वाटर स्पोर्ट्स कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत वाटर स्पोर्ट्स किया थे, तो मैंने सोचा करते हैं। तो पर इन लोगों के लिए मैंने पहले स्पीड बोट करना ठीक समझा। स्पीड बोट वाले ने मुश्किल से 2 मिनट तक स्पीड बोट लेके गया और 2 मिनट में वापस ले आया और 2000 रुपये ले लिए। हम लोगों ने उससे काफ़ी बहस की और वहाँ अनाप शनाप रेट ले रहे थे स्पोर्ट्स वाले, और वो सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा था। फिर हम साउथ गोवा गए, वहाँ हमने चर्च गए। चर्च जैसी थी पुरानी, बहुत मेंटेन तो नहीं थी पर वैसी थी, और सब अपनी तरह से लाइन वाइन बना रहे थे। कोई वहाँ से मैनेजमेंट जैसी चीज़ मुझे नहीं दिखी। और वो पॉश एरिया था साउथ गोवा जो है, जहाँ पणजी लगता है, तो वो पॉश एरिया था, तो लोग भी, क्राउड भी मिला। और उसमें से ऊपर मम्मी रखी हुई थी उनकी। और निकल कर फिर हम लोग बाहर आए। फिर हमें स्पाइस गार्डन का बहुत मन था, क्योंकि कहाँ हमारे देश के जो गरम मसाले हैं वो उगते हैं और किन लोगों ने उगाए और किस तरीके से हम लोग उसमें फंसे। जैसे पोर्टुगीज़ आए, फ्रेंच आए, उन लोगों ने सबने की। मुझे मॉरिशस भी याद आ रहा था, काफ़ी कुछ ऐसा स्पाइस गार्डन मॉरिशस की तरह वाली चीज़ें दिख रही थी। तो वहाँ हमने काली मिर्च, इलायची, वो एक जगह थी बड़ी नॉमिनल थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट पर्सन सहकारी जी की थी। तो उसमें वो क्या करते हैं कि आपको सब चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे काली मिर्च, कैसे इलायची, गरम मसाला, तेज पत्ता, सब अलग अलग उन्होंने बताया कैसे उगते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे काजू लगता है। और उसके साथ वो वहाँ का जो मतलब गोवा का भोजन है, दाल चावल के साथ मच्छी वगैरह, ये सब अच्छे से खाना खिलाते हैं। वो उतने से 500 रुपये में। वो जगह हमें सबसे ठीक लगी और हमें समझ में आया। वहाँ से हम लोगों ने गरम मसाले भी ख़रीदे। और इसके बाद फिर वही बात हुई कि हम लोग वापस आए, तो हमने कहा भी 2 घंटे और है। तो उसने कहा नहीं, किलोमीटर के हिसाब से तो आपके ज़्यादा हो गए हैं, जो हमने 3000 किए थे अब वो 3800 हो गए थे। हमने उन्हें दिए, हम वापस आ गए।
फिर अब हमने लेकिन घूम घूम के सब जगह, सहकारी वाली जगह जो थी स्पाइस गार्डन, वहाँ पर काजू बहुत महंगे थे। और अब हम पूरा घूम चुके थे गोवा, सारे बीचेस देख चुके थे, सारे मार्केट देख लिए थे। तब हमें पता चला कि बागा बीच के किनारे जो काजू बिक रहे थे वही काजू के रेट सबसे नॉमिनल थे। तो हमने वहीं से गिफ्ट देने के लिए काजू लेने का सोचा, हमने वो किया। और फिर हमने सोचा 23 तारीख की शाम हमारी आखिरी शाम थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स और कर लें। तो हम फिर से कैंडोलम बीच पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो जेट स्की पर, क्योंकि बाकी लोग बैठने को तैयार नहीं हुए, मैंने जेट स्की का किया। तो वो भी मुश्किल से थोड़ी सी दूर ले गए और 600 रुपये में उन्होंने मुझे जेट स्की करवाया और उसके बाद हम लौट आए। चलते चलते एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी बातों से आप ये मत सोचिए कि अपने हौसले पस्त मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बीच पर एक ऐसे बुज़ुर्ग कपल भी मिले जिनका फ़ोटो आप देखेंगे अभी, जिनमें मतलब उनकी पत्नी चल नहीं पाती थी, वो व्हील चेयर पर बैठी थी, और जो पुरुष थे उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनका चेहरा काफ़ी बिगड़ गया था और उनकी लड़कियां उन्हें घुमाने लाई थी। फ्लोरिडा से घूम के आने के बाद मैंने सोचा था देखो इन लोग कितने हौसले हैं इन लोगों के कि ओल्डीज़ भी व्हील चेयर से या वॉकर से पहाड़ों पर चढ़ते हैं। हमारे इंडिया में क्यों बूढ़ा मान लिया जाता है। पर उस कपल को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कितने हौसले हैं, लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब लोग घूमना चाहते हैं और बच्चे उन्हें लेकर आते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत दर्शनीय दृश्य था और प्रेरणादायक भी था। और एक चीज़ और देखी, पैसा कमाने के लिए फॉरेनर जो वहाँ महीनों से पड़े हैं वो सस्ते में सफ़र करते हैं, सस्ते पैदल घूमते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं और समुद्र के किनारे फायर शो करते हैं। वो मैंने आपको फ़ोटो में डाला। अब ये सारी यात्रा मैंने आपको बताई, ये सिर्फ इसलिए बताई कि आज की स्थिति गोवा की, आज हमें गोवा कोई स्पेशल शहर नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि ये वो गोवा है जिसमें घूम जाने के लिए हम लोग, मतलब एक टूरिज़्म की जो एक अलग पहचान होती है हर शहर की, वो पहचान कहीं खो गई थी। मेरा टैक्सी वाला जो था बहुत पढ़ा लिखा था और वो हमें छोड़ने जा रहा था, वो गोवानी था, वो हमें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। जब मैंने उससे बातचीत शुरू की, मैंने सोचा किसी से तो राय ली जाए, तब उसने कहा मैडम दरअसल ये इसलिए हुआ। मैंने कहा भैया हर जगह के रेट अलग हो रहे और इतना महंगा वाटर स्पोर्ट्स और ये सब। तो उसने कहा दरअसल पहले हम लोग सिर्फ गोवानी लोग यहाँ रहते थे और हमारा, मैंने कहा ट्रेडिशनल कल्चर देखने को नहीं मिला। बोले वो कल्चर गाँव में सिमट के रह गया है, विदेशी भी अब बहुत नहीं आ रहे हैं, विदेशी भी अंजुना बीच की तरफ ही ठहर रहे थे। तो उसका कहना है कि यहाँ पर अब गोवानी और सबसे ज़्यादा कर्नाटक से लोग आ गए। कर्नाटक के जो लोग आए हैं तो उन्होंने, वो केवल धंधा करने आए हैं और ये लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। तो जो इनोसेंस, जो रहन सहन इनका है और जो सीधे सच्चे और जो मतलब कम पैसों में भी अपना व्यापार करते थे, अब चूँकि कर्नाटक से लोग पैसा कमाने आए हैं तो जिसका जो मन आता है वो अपने रेट डिसाइड कर लेता है, बाकी किसी का दखल है नहीं। गाय भगाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई मतलब ये नहीं सोच रहा कि हम इस टूरिज़्म से गोवा में सबसे ज़्यादा कमाई है, पर व्यवस्था में कोई कुछ नहीं कर रहा। तो वो जो मैंने पूछा भी वाटर स्पोर्ट्स इतना महंगा हो गया, कहीं कुछ रेट हैं कहीं कुछ है, तो वो सब हैंडल कर्नाटक के लोग कर रहे थे। और थोड़े बहुत मुस्लिम हैं, ज़्यादा नहीं है। पर उसका कहना है कि ये सब, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। तो उसका ये कहना है कि ये इस वजह से ये पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं और बन रही हैं, पर गोवा का जो वो कल्चर था, जो सुंदरता थी, वो जो ट्रेडिशन देखने को मिलता था वो नहीं देखने को मिला। और बेकरी भी बहुत कम हमें देखने को मिली। ठीक है, पणजी में होंगी बहुत सारे बेकरी शॉप वगैरह, पहली बार ऐसा था जब मैं वहाँ से कुकीज़ और केक वगैरह नहीं लेके आई। अदरवाइज़ वहाँ बहुत अच्छा ये सब मिलता है। एयरपोर्ट पे भी इस तरह की कोई वो शॉप नहीं थी। हाँ, एक जगह ज़रूर अंजुना बीच में हमें 2 दुकानें ऐसी मिली जिसमें गांव के वाले इस तरीके के ड्रेसेस बन रहे थे। तो उसमें जूट के बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे थे डिज़ाइनिंग, वो हमने ज़रूर ख़रीदे। और 1-2 जगह पर कल्चर देखा, जैसे हम स्पाइस गार्डन में हमको बहुत अच्छी औरतें साड़ियाँ पहने हुए, कोंकणी बोलते हुए और दिखाई दी थी। तो कुल मिला के वैसे तो हमने पूरा आनंद लिया और खुश भी रहे।
जब गए हैं तो खुश तो होना ही चाहिए था। समुद्र किसे अच्छा नहीं लगता। खूब आनंद लिया, बहुत बीच देखे, इतने बीच कभी नहीं देखे। लेकिन मुझे लगता है अब वो जो थी ना कि कुछ बीच शांत हैं, कुछ बीच पे हो हल्ला है, अब वैसा नहीं रहा। यहाँ हर बीच पे हो हल्ला था, हर बीच पे गाय कुत्ते सांड थे, सब था। लेकिन फिर भी हमने आनंद लेने की कोशिश की। वाटर स्पोर्ट्स सब नहीं कर पा रहे थे। दूसरा सेफ्टी का मतलब कोई प्रावधान नहीं था। पर चलिए, जैसी भी हुई यात्रा, हमें मज़ा आया। और पर मैंने आपको ये सब बातें इसलिए बताई कि आगे से आप जब जाएंगे 3-4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, बार्गेन करें और कई चीज़ों को ढूंढें, फिर उसमें से एक सेलेक्ट करें। पहली बार में कोई चीज़ सेलेक्ट ना करें, ना होटल, ना टैक्सी, ना खाना, ना पीना, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों।